everyone. Welcome to Youth Destination ISPCS. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 के जो नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने पढ़ी थी, तो वो हमने कंप्लीट की है। उन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होता है तब आप उन्हें लागू करिएगा। और उनको करते हुए भी मैंने आपको बताया था कि चारपिट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है जिसको आज हम करने जा रहे हैं। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है कि किसी भी क्वेश्चन को जो आज तक हमने किया है पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको सॉल्व कर सकता है। किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर की हो और चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर हो चाहे लीनियर हो, इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आज तक हमने जो पढ़ा है उन सभी इक्वेशंस को चारपिट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चारपिट मेथड। आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए चारपिट मेथड में क्या है। हाँ जी, चारपिट मेथड में कोई फंक्शन होगा f जिसमें x, y, z और p इस तरह से ये टर्म्स यूज हो रही होंगी। x, y, z तो आप जानते हैं, x, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z उसके ऊपर डिपेंड करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, p और q फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं with respect to x and y respectively. It means जनरल मेथड चारपिट मेथड में आप एक फंक्शन ऐसा पाएंगे जिसमें x, y, z, p, q इस फॉर्म में एक इक्वेशन लिखी होगी, यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आपको x, y, z, p, q का एक इक्वेशन मिलेगा और उसे सॉल्व करना होगा। तो क्या कीजिएगा, बस ये एक फॉर्मूला याद करना है, अप्लाइंग चारपिट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप याद करें और देखें किस तरह से ये फॉर्मूला है। पहले मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं फिर इसे लिखने का तरीका समझाता हूं। देखिए लिखा क्या है फॉर्मूला, इसे समझिए। पहले लिखा है डीपी डीक्यू डीजेड, देख रहे हैं, ऐसे पढ़ो इसे, इधर ऊपर वाला डीपी डीक्यू डीजेड, इतना समझो पहले, 3 टर्म्स। फॉर्मूला काफी लेंथी है लेकिन आप इसे समझे तो डीपी डीक्यू डीजेड, ठीक। उसके बाद यहां P है तो नीचे P, यहां Q है तो नीचे Q, इस तरह याद करें। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये डेल एफ अपॉन डेल जेड दोनों में है, यहां भी है और यहां भी है। पहले टर्म में यहां x आ रहा है, दूसरे टर्म में यहां y आ रहा है। देखो लिखने का तरीका अभी मैं आपको समझाऊंगा इसको प्रॉपर्ली किस तरह से लिखा जाता है। फिलहाल अभी देखो डीपी डीक्यू डीजेड, यहां P है तो यहां P आएगा, यहां Q है तो यहां Q आएगा, और डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल जेड इनके साथ है। P का रिलेशन x के साथ डेरिवेटिव से है तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, Q का संबंध y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव से है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई। ऐसे आगे ये z लिखा है। अब z के लिए देखो, जो टर्म्स यहां पे P और Q थी इन्हीं को आगे बढ़ाया गया है। देखो P डेल एफ अपॉन डेल P माइनस Q डेल एफ अपॉन डेल Q, ये तीसरा टर्म है। इन 3 टर्म्स तक हमारा काम हो जाएगा, मैक्सिमम तो 2 टर्म्स तक ही हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद अगर टर्म्स देखनी है तो आगे वाली भी इजी है, dx dy और लास्ट में df। यहां आएगा x का संबंध p के साथ है ना, तो डेल एफ अपॉन डेल p, और y का संबंध q के साथ है। q क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल y होता है ना, तो वहीं से डेल एफ अपॉन डेल q, और लास्ट वाले के अपॉन पर 0। इस तरह से इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद, इस इतने बड़े पूरे फॉर्मूले के अप्लाई नहीं करना, मैं तो कहता हूं बस पहली 2 टर्म्स ही हमारे काम की है। इनको अप्लाई करने के बाद हमें निकालना है P और Q। क्या निकालना है, P और Q, इन 2 वैल्यूज को आप निकाल लें, एक P और एक Q। P और Q की वैल्यू मिलते ही आप इस फॉर्मूले में रखेंगे, और इस फॉर्मूले को आपने पहले से देखा हुआ है, dz इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, dz इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म 3 में मैंने यह फॉर्मूला आपको दिखाया था, तो एक्चुअली वहां भी ये चारपिट का ही आंसर है। वहां जो हमने लिखा था वो चारपिट का आंसर था। तो P और Q की वैल्यू ऊपर के फॉर्मूले से सॉल्व करके यहां रख देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आंसर मिलेगा। फॉर्मूले की बात है कि फॉर्मूला किस तरह से आपको याद करना है। एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देता हूं, देखिए कैसे। हाँ जी, फॉर्मूला, चारपिट फॉर्मूला, चारपिट फॉर्मूला, समझे इसको जरा कैसे लिखा जा रहा है।
ऐसे याद करें, dp dq और dz, ऐसे ये 3 टर्म्स हमारे काम की हैं, बस ये 3 टर्म्स काम किए हमारे, dp dq dz। और इन्हीं को लिखना सीखे आप। कैसे लिखना सीख रहे हैं? देखो ये समझो कि यहां डेल बाय डेल, डेल बाय डेल ऐसे, फिर से डेल बाय डेल, डेल बाय डेल ऐसे, फिर डेल बाय डेल और डेल बाय डेल ऐसे, ये समझे। ऐसे फॉर्मूला बनाना सीखो, इसका याद रहेगा हमेशा, बहुत इजी है। P Q Z, डेल बाय डेल इस तरह से डबल डबल चल रहे हैं। अब यहां P है ना ऊपर, तो यहां पर P आएगा, यहां Q है तो यहां Q लगा दीजिए ऐसे। एक जगह P है तो यहां P, यहां Q है तो यहां Q आ जाएगा। और यहां का केस ऐसा है कि अगर Z आ रहा है तो बाकी के जो बच रहे हैं P Q, तो माइनस P, दूसरे पेन से ऐसे लिख के दिखा देते हैं, देखिए कैसे, ये माइनस P और माइनस Q। P है तो डेल बाय डेल P, डेल बाय डेल P ऐसे, Q Q, यहां पे Q, डेल बाय डेल Q। और इधर देखो, इधर इधर यहां पहले P का संबंध तो X से है और इसका संबंध Y से है। इधर देख रहे हैं P, तो यहां इन सभी फंक्शंस का F है एक्चुअली, हम इस F का सब जगह F का इस तरह से, इस F का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन लिखा होगा वो F इज इक्वल समथिंग जो भी होगा वो 0 करके लिख देंगे हमसे उस फंक्शन का। और जो बाकी जगह बच रही है, क्या बच रहा है देखो, बाकी ये बच रहा है, ये Z, ये Z, ऐसे याद करना है। देखो बहुत इजी है, कैसे बना दिया, dp dq dz, सब जगह ये डेल एफ वगैरह। पहले टर्म में p का संबंध तो यहां पे p आएगा, तो फिर प्लस, दूसरे संबंध में यहां पे फिर ये प्लस, और ये x के ये y के, यहां p है तो यहां p, यहां q है तो यहां q, डेल एफ बाय डेल z दोनों में सेम है। तीसरा थोड़ा डिफरेंट, इसी से बनता हुआ dz है तो फिर ये p और q रहेगा एक्स वाई के रिस्पेक्ट पर, तो डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू। इसी के साथ साथ बाकी जो 3 है वो तो बहुत इजी है, क्या है वो, dx dy और df, ये 3 है, इसमें कुछ नहीं है, डेल एफ अपॉन डेल पी ऐसे, माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और तीसरा वाला 0। इन तीनों की हमें वैसे कोई विशेष जरूरत पड़ेगी नहीं, ये हमारे काम के है नहीं, किसी एक दो क्वेश्चन में पढ़े तो ठीक है, अदरवाइज तो हमारे काम की ये पहली ही 2 टर्म्स हैं। इन 2 टर्म से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा काम होगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। इन पहली 2 टर्म्स को लिखना सीख लें फिर से, dp dq, अगर p है तो यहां पर p आएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स या डेल एफ अपॉन डेल वाई है, और ये तो कॉमन है, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो 4 पिट का फॉर्मूला आपको अप्लाई करने के बाद p और q की वैल्यू निकालनी है, और p और q की वैल्यू निकालने के बाद आपको फिर आंसर देना है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल डी जेड। इंटीग्रेशन करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, कैसे फॉर्मूले अप्लाई होंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है ऐसा, एग्जाम में वो लिख भी सकते हैं कि 4 पिट मेथड से सॉल्व करें, जैसे यहां सवाल लिखा है सामने, सॉल्व बाय 4 पिट मेथड z इज इक्वल पी क्यू। वो आपसे नहीं भी बोल सकते, वो बस खाली इतना लिखेंगे, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इज इक्वल पी क्यू। दोनों केसेस में आप बस ये ध्यान रखें कि आपको अगर पी क्यू का फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, आप उसे 4 बिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्या करेंगे, z इज इक्वल पी क्यू, सबसे पहले आप इस फंक्शन को वन साइड करके लिखेंगे, एक तरफ, फंक्शन को एक तरफ करके, समझ पा रहे हैं? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, z इज इक्वल पी क्यू। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ऐसे z इज इक्वल पी क्यू, जो इक्वेशन गिवन है उसे 1 कह दें, और फिर इसको वन साइड करके एक तरफ लिखकर आप इसे लिख सकते हैं, जो वन साइड वाला मतलब एक टर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाओ, पी क्यू को इधर लेके आ सकते हैं या z को उधर लेके जा सकते हैं राइट साइड में, और करके या देन करके लिखेंगे, देन कैपिटल F या F कह लें,
हम उसको कैपिटल एफ कह लें या एफ ही कह लें, कोई बात नहीं। देन एफ इज इक्वल स्मॉल एफ कह लें, क्या बनेगा जेड माइनस पी क्यू, जेड माइनस पी क्यू, ये आपका दूसरा नया फंक्शन एफ बनेगा। हमेशा आप इसको ऐसा ही बनाएं, हमेशा आप इस फंक्शन को ऐसा ही बनाएं। ऐसा बनने का मतलब यह है कि सारी टर्म्स को वन साइड करके लिखें, जेड को उधर भी ले जाके लिख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी क्यू माइनस जेड भी लिखें तब भी काम चलेगा। लेकिन रूल ये है आप सभी टर्म्स को वन साइड करके लिखेंगे, एक तरफ करके लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि ये कैसे सॉल्व होगी। ठीक है जी। अब उसके बाद आप लिखेंगे 4 पिट फॉर्मूला, लिखेंगे देन अप्लाइंग 4 पिट फॉर्मूला। ठीक है जी। ऐसी लाइन आपको जरूर लिखनी है, चाहे तो पूरा फॉर्मूला लिख दें, नहीं तो जितने की जरूरत है बस उतनी 2 टर्म से स्टार्टिंग की वो लिख लें, और पहली 2 टर्म से काम चल जाएगा आपका। 99% क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें पहली 2 टर्म से डीपी अपॉन डीक्यू अपॉन वाली टर्म से काम चल जाता है, बाकी के 10% क्वेश्चन जो बच रहे हैं उसमें आगे की टर्म्स का इस्तेमाल हो सकता है। तो फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला लिख करके बार बार हर क्वेश्चन में दिखाऊंगा ताकि आप फॉर्मूला लिखते लिखते याद कर लें। देखिए जी, डीपी और इधर क्या आएगा डी क्यू, थोड़ा साफ साफ सा करके लिखें, डीपी और डी क्यू। हाँ जी, क्या कहते हैं, यहां लिखा जाता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और प्लस पी है तो यहां पी, और डेल एफ अपॉन डेल जेड, ऐसे। इधर क्या आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, ऐसे। हम हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, आपको यही लिखते लिखते याद हो जाएगा, टेंशन ना लें आप इसको। ठीक है जी। तो डीपी अपॉन डीक्यू अपॉन ये 2 टर्म्स है। अब आप इसके बाद इस फंक्शन से इन वैल्यूज को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, तो देखिए क्या बनेगा डिफरेंशिएट करके लिखने में जी, क्या बनेगा डीपी अपॉन जरा समझे, एफ का ये जो एफ है ऊपर, चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह ले, इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसमें तो एक्स है ही नहीं, 0 प्लस पी इंटू आगे z के रिस्पेक्ट पर, तो z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू 1 है, 1 आ गया राइट साइड में डी क्यू अपॉन इस f का y के रिस्पेक्ट पर, तो इस f में तो कोई y है ही नहीं, फिर से 0 प्लस क्यू इंटू इस f का z के रिस्पेक्ट पर, तो फिर से 1 होगा, तो इंटू 1, ये आ गया इंटू 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन फिर से सीखो, ये फॉर्मूला लिखा, इस f का जो भी डेरिवेटिव जिस भी रेस्पेक्ट पर करना है आप यहां से f के अंदर से निकाल के लेके आए और सारी वैल्यूज को यहां पर रखते चले जाएं, तो ये p इंटू 1 और q इंटू 1 हो गया इस तरह से। अब आगे बस आपको इसे सॉल्व करना है, क्या होगा यहां से dp अपॉन p dq अपॉन q, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बिल्कुल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुका है। उसके बाद आप इसे वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करें, और सॉल्व करेंगे तो देखो आपको क्या मिलेगा। हाँ जी, ये है dp अपॉन p इज इक्वल dq अपॉन q, इस तरह से। और फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगा log p इज इक्वल log q, और एक कांस्टेंट लगा दे तो log a लगा ले, log a लगा दो, ठीक है, log c भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा p इज इक्वल ए क्यू, a यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वेयर a इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हुआ, हम इसको पहले यहां पे साइड में लिख देते हैं, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 और एक फर्स्ट वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके p और q की वैल्यू सेपरेट निकालनी है, क्योंकि ये तो एक रिलेशन आया ना p और q का, ये तो सिर्फ p और q का रिलेशन है, आपको वैल्यू निकालनी है p की अलग q की अलग। तो अब आप इसे क्या करें, पुट इन इक्वेशन 1, इसे आप उठाएं और इक्वेशन 1 में रखें। अब बताएं इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 1 z इज इक्वल पी क्यू, इसमें रखें आप p की वैल्यू ए क्यू, तो z इज इक्वल ए क्यू इंटू क्यू, ऐसे आएगी।
z इक्वल ए क्यू इंटू क्यू, या z इज इक्वल ए क्यू स्क्वायर, ऐसे ही तो आएगी। यहां से हम क्यू स्क्वायर निकालें तो z अपॉन ए, और क्यू निकालें तो रूट में z अपॉन ए, ऐसे आ जाएगी कि नहीं। ये तो क्यू की वैल्यू आ गई। अभी p कितना है, ए क्यू, p है आपके पास a इंटू क्यू, हाँ जी, p क्या है, ए क्यू, ऐसे a इंटू क्यू ऐसे। तो जब q की वैल्यू यहां रखेंगे तो p की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, रूट में a z नहीं आ जाएगी, बताइए। ये दोनों वैल्यूज p और q जब आप निकाल चुके होंगे इन टर्म्स ऑफ z x y, तब इनकी वैल्यू निकली हुई मानी जाएगी। ऐसे कोई रिलेशन अगर पी क्यू का आ गया, बस उसके बाद आपने इक्वेशन नंबर 1 में इसे वापस सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू निकालनी है, उसके बाद दूसरी अपने आप ही आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि हमने पी क्यू की वैल्यू इस तरह सब्स्टिट्यूट करके निकाल दी है। ठीक है जी, पी और क्यू मिल चुके हैं। उसके बाद आपको इसे आंसर बनाना है, dz इज इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। हाँ जी, क्या बनाएंगे आंसर, dz इज इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो आंसर लिखें, आंसर dz इज इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, ऐसे। इसके बाद बस आप इसे सॉल्व करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 उसका यूज होगा यहाँ पर। जितना भी हमने उसमें पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल वगैरह, उससे आप इसे सॉल्व कर देंगे। हाँ जी, तो बताइए dz, p और q की वैल्यू कितनी कितनी है जी। dz इज इक्वल, p की वैल्यू है रूट में az dx, इसकी वैल्यू कितनी है, रूट में z अपॉन a इंटू डी वाई। क्या आप देख सकते हैं रूट z कॉमन आके लेफ्ट साइड में z की dz की तरफ पहुंचाया जा सकता है। तो आप इसको ऐसे लिखें, dz अपॉन रूट में z इज इक्वल, इसे लिखें रूट में a इंटू डी एक्स, और ये क्या 1 अपॉन रूट ए सेपरेट इंटू डी वाई, ऐसे सेपरेट हो चुके हैं। उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन कर दें बस। ये रूट ए कांस्टेंट है, जहां भी है वो कांस्टेंट की तरह रहेगा। इसका क्या होगा, टू रूट जेड, इसका होगा रूट ए इंटू एक्स, और यहां 1 अपॉन रूट ए इंटू डी वाई का वाई, और एक और कांस्टेंट लगाना है तो उसे बी लगा दो, इसलिए मैंने पहले ए लगा दिया था कांस्टेंट। तो ए और बी कांस्टेंट हो गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। लास्ट में इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, लिख देंगे दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे आपको इसका आंसर निकाल के देना है। देख लिया आपने किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले उसे हमने f बना के एक साइड करके लिखा, 4 पिट फॉर्मूला लगाया, वहां से एक रिलेशन बना और उसे बैक सब्स्टिट्यूट किया क्वेश्चन में, p और q की वैल्यू मिलके यहां पर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसका आंसर निकाल के दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हम जल्दी से काम करेंगे बस आगे अब, कि बहुत जल्दी से हम 4 पिट फॉर्मूला लगाने के बाद एक रिलेशन निकालेंगे, वापस उसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद p और q की वैल्यूज हम डिफरेंटली x y z की टर्म्स में निकालेंगे, और उसके बाद हम ये सॉल्व करके लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा सवाल है। Q इज इक्वल 3p स्क्वायर। तो आप पहले गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखे। हाँ जी, लिखा है गिवन पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट इज Q इज इक्वल 3p स्क्वायर। इक्वेशन 1 कह दें इसी को सबसे पहले, देन करके लिखे, देन हम अपने फंक्शन f को मानेंगे। हाँ जी, क्या होगा f, q माइनस 3p स्क्वायर या 3p स्क्वायर माइनस q, एक ही बात है। मुझे ऐसे लिखना ठीक लगा, आप q माइनस 3p स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इसे इक्वेशन 2 कह दिए, 2 कह दें, फिर उसके बाद लिखते हैं देन 4 पिट फॉर्मूला है जी, 4 पिट्स फॉर्मूला। बताओ कैसे लिखना सीखा अभी आपने। हाँ जी, dp अपॉन फिर dq अपॉन, मैंने कहा ना 2 टर्म से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, पहले आएगा डेल f अपॉन डेल x, फिर p
और डेल एफ अपॉन डेल जेड। यहां आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये फॉर्मूला है। अब इसमें जरा वैल्यू रखें। हाँ जी, तो क्या बनेगा? dp अपॉन और इधर dq अपॉन। देखिए इस फंक्शन में x y तो है ही नहीं, जब है नहीं तो कोई बात नहीं, ये हुआ 0 और प्लस p, और इसमें तो z भी नहीं है तो 0। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। q में देखो y भी नहीं है 0 प्लस q और z भी नहीं है तो 0। समझ में है? वेरिएबल है ही नहीं तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्या कहें? dp अपॉन 0 dq अपॉन 0। आ रहा है समझ? dp अपॉन 0 dq अपॉन 0। तो क्या बनाएंगे? dp अपॉन 0 इज इक्वल dq अपॉन 0। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो बहुत ही इजी है, फिर आप उस केस में किसी भी एक को इक्वेट कर ले, या तो इसे पूरे को इधर भेज दे तो क्या आएगा? dp बराबर 0, तो फिर इंटीग्रेशन कर दे, p बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा a। ऐसे लिख भी देना, वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे, वेयर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आप क्या करें? इस p की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में। क्या कहेंगे? पुट p इज इक्वल a इन 1, इक्वेशन नंबर 1 उसमें रख दें। यहां से आप q की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, q इज इक्वल a लिख सकते हैं। हाँ जी, क्या थी? q इज इक्वल 3p स्क्वायर, ये लिखा है, तो q इज इक्वल 3a स्क्वायर हो जाएगा। p और q आ चुके हैं, उसके बाद आप आंसर देना जानते हैं। बताइए आंसर क्या बनेगा? हाँ जी, क्या बनाएंगे आंसर? dz इज इक्वल p dx प्लस q dy। तो dz ये तो a dx हो जाएगा और ये 3a स्क्वायर dy हो जाएगा। ऐसे बस सीधा सीधा इंटीग्रेशन, z इज इक्वल ए एक्स प्लस 3a स्क्वायर y और प्लस एक कांस्टेंट b। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, समझ में आया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ पीडीई, गिवन पीडीई, गिवन पीडीई। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बस हो गया काम खत्म। बताइए क्या समझ में नहीं आया इसमें? इजी है? हाँ जी, बहुत इजी है ये। आप बस इसमें 4 फीट फॉर्मूले को ध्यान रखें। 4 फीट फॉर्मूला ही सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, जो याद नहीं रहता बच्चों को, और उसको मैंने बनाना आपको सिखा दिया है। धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल क्यू जेड। इसमें किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ना भी नहीं है उसको अगर चाहें तो आप। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल क्यू जेड। जी बनाइए इसको। लिखेंगे गिवन पीडीई सॉल्यूशन, गिवन पीडीई इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट में y इज इक्वल क्यू जेड। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बना दें ऐसे, और फिर इसको वन साइड करके लिखिए। वन साइड का मतलब आप चाहें तो क्यू जेड को लेफ्ट साइड में ले आए, नहीं तो लेफ्ट वाले को राइट साइड में भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा तो ये रहेगा, जो छोटी टर्म्स है उसको लेके आए लेफ्ट साइड में। तो चलिए क्या बनेगा, देन करके लिखेंगे। हाँ जी, देन f इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई माइनस क्यू जेड। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना दें, और उसके बाद आप 4 फीट फॉर्मूला लिखें। देन हाँ जी, 4 फीट्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हर क्वेश्चन में लिखें आप, ताकि आप ये समझ पाए कि लिखते लिखते ही ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। जी बताइए क्या बनेगा? dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन, हाँ जी, डेल जेड इज इक्वल dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड। ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है,
दिखाई दे रहा है क्लियर से? साफ दिखाई दे रहा है? चलिए फिर अब आगे देखें। डीपी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जरा बताएं क्या बनाएंगे आप? डीपी अपॉन जी एक्स तो इसमें कहीं नहीं नजर आ रहा है कहीं? नहीं, जीरो, प्लस पी इंटू देखें जेड के रिस्पेक्ट पर, तो जेड के रिस्पेक्ट पे देख रहे हैं आप यहां माइनस क्यू, देख पा रहे हैं? तो इसको लिखेंगे यहां पर माइनस क्यू, ऐसे आगे लिखें इज इक्वल डी क्यू अपॉन, हाँ जी, डी क्यू अपॉन वाई के रिस्पेक्ट पर डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई का 1 हो जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फिर प्लस क्यू इंटू, फिर से जेड के रिस्पेक्ट पे देखें तो माइनस क्यू है जी, माइनस क्यू, ऐसे बनेगा। फिर आप देखेंगे यहां ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर फिनिश, एक पी से इधर वाला पी भी फिनिश, फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे इस तरह से। तो क्या बनेगा? हाँ जी, dp अपॉन माइनस पी क्यू इज इक्वल डी क्यू अपॉन, पहले लिखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dp अपॉन माइनस पी क्यू और इधर dq अपॉन पी स्क्वायर, एक पी से पी भी कैंसिल कर दो, dp अपॉन माइनस क्यू इज इक्वल dq अपॉन p, फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं p dp प्लस क्यू dq इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें तो पी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, एक कांस्टेंट लगा दो सी, और उसके बाद क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ जी, कैसे लिख सकते हैं? ऐसे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी, और इस 2c को ही a मान लो, से 2c को a मान लेते हैं, एक नया कांस्टेंट, यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये बनाया हमने रिजल्ट, इसे कहा हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दो इक्वेशन हमारी पहली बन चुकी है। अब यहां देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, यहां इसको आप a रखेंगे, a y इज इक्वल क्यू z, वहां से q की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करें, इसे उठाएं और इक्वेशन नंबर 1 में वापस सब्स्टिट्यूट करें। हाँ जी, लिखो पुट इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल ये क्यू जेड, ये इक्वेशन 1 है, इसमें रखना है इसे, तो रखिए जरा जी, क्या बनाएंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसकी जगह आप क्या रख रहे हैं? ए, तो ए वाई इज इक्वल क्यू जेड, क्यू निकालें तो क्यू इज इक्वल ए वाई अपॉन क्यू, तो मिल गया वाई और जेड की टर्म में, इस क्यू को उठाएं और इक्वेशन 3 में वापस करके फिर पी की वैल्यू निकालें। बस इसमें पी और क्यू निकालना होता है, कैसे भी सॉल्व करके आप पी और क्यू निकालें। अब तक की क्वेश्चन में बहुत इजीली निकल रहा था, अभी थोड़ा सा इसमें काम बढ़ गया और आगे बढ़ेगा, इससे नहीं घबराना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इसे उठाएं और पुट इन इक्वेशन 3, 3 में रखो इसको यहां, तो क्या है वो? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऐसे। यहां से आपको बस पी निकालना है, पहले इस टर्म को उधर लेके जाएं, फिर उसके बाद इसका रूट लें। हाँ जी, क्या बनेगा? पी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ऐसे। एलसीएम ले ले तो क्या बनेगा? ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं पी निकालूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं? रूट में ए जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये नीचे वाला रूट से बाहर आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या? देखो जरा कैसे, ये रूट है मैंने अलग कर दिया अपॉन जेड,
और इनटू रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। ऐसे देखो क्या लिखा, यहां रूट के अंदर दोनों से एक एक कॉमन आ सकता है ना, तो यहां से मैंने एक एक कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर। इनमें बस सॉल्यूशन का स्टेप बड़ा स्मार्ट है, उसी को थोड़ा सा करते करते आपको पता लग जाएगा। एक बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चारपेट मेथड की, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपको एक्चुअली सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, तो ये था हमने पी की वैल्यू निकाली और क्यू की वैल्यू इससे पहले निकाल चुके हैं, ए वाई अपॉन जेड। अब बताएं इसका आंसर कैसे बनाएंगे जी, कैसे बनाते हैं आंसर? आंसर होता है हमारे पास डी जेड इज इक्वल पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। दोनों वैल्यू इसमें रखें, डी जेड पी ये पूरा रूट ए अपॉन जेड इंटू रूट में, हाँ जी क्या है, जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और क्यू ए वाई अपॉन जेड। समझ पा रहे हैं, ए वाई अपॉन जेड इंटू डी वाई। ऐसे सबसे पहला काम तो ये करें, जो अपॉन का जेड है वो कॉमन लेकर इधर पहुंचा दें। तो देखो क्या लिखा, जेड डी जेड इज इक्वल रूट में ए इंटू रूट में जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इज इक्वल ए वाई डी वाई, ए वाई डी वाई। सुन पा रहे हैं क्या हो रहा है? देखो ये ए वाई डी वाई। अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। कभी भी इस तरह से जेड वाई जेड किसी के साथ फंसेगा ना, ऐसे करके रूट में हो, कहीं होल स्क्वायर हो, कहीं ब्रैकेट में हो, कहीं एंगल में हो, समझ लेना कि ये हमेशा इसके साथ ही रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करो। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2z माइनस 2ay dy। तो z dz और y dy एक साथ रहेंगे, इसका मतलब तो z dz तो ये रहा, और इसका दूसरा टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ मिलेगा आपको, जैसे ay dy है। अब उसे उठा के लेफ्ट साइड ले आओ। सुन पा रहे हो, ये वाला टेक्निक आपको इसमें सीखना है। कभी इस तरह से रूट में ये वैल्यू फंसेगी तो समझ लेना z और y एक साथ रहेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन सोचो मन में, z के साथ dz आएगा और y के साथ dy आएगा। तो यहां z के साथ dz तो है, और वो जो a बाई dy है ना, उसे लेफ्ट साइड पे लाओ और फिर इस रूट को उसके अपॉन पे डाल देंगे, फिर t वगैरह मान के सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए कैसे कह रहे हैं, ये z dz माइनस a वाई डी वाई इज इक्वल ये रूट में a इंटू ये रूट में z स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर और dx, ये अलग रहेगा ऐसे। और फिर नेक्स्ट लाइन में इस रूट को इसके अपॉन पे डाल देंगे। सुन पा रहे हैं, ये टेक्निक आपको सीखनी है कि जो z है और ये वाली टर्म है ये एक साथ ही रहेंगे हमेशा, और एक साथ रहने की वजह से ये तभी सॉल्व हो पाएगा। तो आप इसको इसके अपॉन पे डालें और राइट साइड में बस रूट ए dx रह जाएगा। सुन पा रहे हैं आप? तो इस तरह इसे आप ऐसे लिखें, z dz माइनस ए वाई डी वाई, और पूरे के अपॉन पर रूट में, हाँ जी, जेड स्क्वायर माइनस ए वाई और इज इक्वल रूट में ए और डी एक्स। ऐसे बना दें, सेपरेट हो चुके हैं। अब इस नीचे वाले को टी माने, ए वाई स्क्वायर है, अच्छा ए वाई स्क्वायर है, नीचे वाले को टी मानेंगे, रूट में है तो टी स्क्वायर मानना ज्यादा बेहतर होगा, और उधर तो वो सेपरेट है ही, जैसे नीचे को टी मानेंगे ऊपर तैयार है डी टी बैठा, तो 1 अपॉन जो भी बनेगा टी का फंक्शन उसका dt के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे। सुन पा रहे? तो इस तरह का ये एडजस्टमेंट आपको समझ में आना चाहिए जो मैंने इधर लिखा है। कभी भी ऐसे रूट वगैरह में z किसी के साथ फंसे, आपको ध्यान देना है कि ये इस तरह ही रहेंगे। आपको इसका डिफरेंशिएशन करके सोचना है कि z dz और y dy, तो z उसके साथ y वाला कॉम्बिनेशन एक साइड लेके आओ और फिर इसे रूट के अपॉन पर ऐसे ही करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसी इसी ट्रिक से सॉल्व होंगे, बहुत सिंपल है। तो अभी से आप t मान लें या टी स्क्वायर मान लें, उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जी इंटीग्रेशन करने के लिए इसके ऊपर मैं इंटीग्रेशन का साइन बना देता हूं। ये लो इंटीग्रेशन का साइन बन गया ऐसे रूट में, और पहले आप इसमें इसको टी माने। क्या कहूं मैं, इस इक्वेशन नंबर 4 कह दूं, इक्वेशन 4, ठीक है। अब आप क्या कहें, लेट रूट जेड स्क्वायर, रूट के बिना मानो, लेट जेड स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टी स्क्वायर।
इससे टी स्क्वायर माने, तो क्या पाएंगे आप 2z dz माइनस 2ay dy इज इक्वल 2t। अब 2 तो कैंसिल हो रहा है, तो z dz माइनस ay dy ये पूरा का पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा, dt से, t dt t dt t dt ऐसे t dt। तो अब इसे आप क्या कहें, पुट इन इक्वेशन 4। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 में रखें, देखें फिर क्या मिलेगा आपको। इधर तो dt t dt और अपॉन पर क्या आएगा, रूट में टी स्क्वायर, और राइट साइड में क्या चल रहा है, रूट a और dx ऐसे। अब देखो यहां t से t कट हो गया पूरा पूरा, तो लेफ्ट साइड में बस खाली dt बचा, इधर रूट a और ये हो जाएगा dx, रूट a इंटू dx। समझ पा रहे हैं, बताइए। हाँ जी, तो इस तरह आप इसे पहले सेपरेट कर चुके हैं, और सेपरेट करने के बाद बस इसका इंटीग्रेशन कर दें और देखिए फिर क्या बनेगा। लेफ्ट साइड का t हो जाएगा, इधर रूट a और ये x हो जाएगा। एक नया कांस्टेंट लगाना है, b लगा दो। अगर c लगा रहे हैं तो c1 लगा दो, पहले वाले को c1 कह रहे हैं इसे c2 कह दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए a b कुछ भी लिखो, पहले t वापस करो, क्या था जी t, रूट लगा के क्या आएगा, z स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल रूट a इंटू एक्स बाहर और प्लस b। बस आ गया आपका आंसर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ऐसे बना के आप आंसर अपना लिख देंगे और आपका काम पूरा हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा इंटीग्रेशन का टर्म, सॉल्यूशन का टर्म देखा, काफी इंटरेस्टिंग था। इनको आप एक बार जरूर सॉल्व करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप इसकी एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलता कौन सी टर्म को किधर लेके जाना है, और जब आप सॉल्व कर लेंगे आपको फिर सीधे ही पता लग जाएगा कि देखो ये z और रूट वगैरह जो है, अगर यहाँ z के साथ y है तो इसका मतलब वो एक साथ ही पेयरिंग में रहेंगे। इस तरह फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है q इज इक्वल पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। लिखा है गिवन पीडीई सॉल्यूशन में, सबसे पहले गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ जी क्या है, q इज इक्वल पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कह दें इसे, क्योंकि हमें किसी रिलेशन के साथ पी क्यू का मिलता है ना, तो वापस कहते हैं इक्वेशन 1 में रखो, तो इसीलिए पहले इसे नंबर 1 कह दें। उसके बाद देन फंक्शन एक f बना दे, f, हाँ जी क्या बनाएंगे f, q है अकेला, उसे राइट साइड में ले जाए तो क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह दिया। और उसके बाद फिर इसे सॉल्व करें, और सॉल्व करें तो फिर पाएंगे आप देन चारपिट फॉर्मूला, चारपिट फॉर्मूला, हाँ जी क्या बनाएंगे चारपिट फॉर्मूला, डीपी अपॉन, बताएं क्या बनेगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। देखो अब याद हो गया होगा आपको भी, और डी क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जो डेरिवेटिव निकाल के लाए हैं बस उनकी वैल्यू निकालें, तो क्या पाएंगे आप, डीपी अपॉन देखिए क्या बनेगा, एक्स के रिस्पेक्ट पर तो p मिल रहा है इस बार p, और प्लस p इंटू z के रिस्पेक्ट पे तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई तो है नहीं 0, प्लस क्यू और इंटू, तो ये लो इंटू 0, तो डी क्यू के अपॉन पे तो 0 हो गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं होता। dp अपॉन p इज इक्वल डी क्यू अपॉन 0,
0 को इधर मल्टीप्लाई करके dq की वैल्यू कांस्टेंट a लगा देना, उसे वापस उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, वहां से p मिल जाएगा। सिंपल है। तो चलिए क्या कहेंगे, dp अपॉन p इज इक्वल dq कॉम अपॉन 0। तो ये बताओ यहां से किसकी वैल्यू निकालोगे आप, q की, जो 0 है। dq इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन कर देंगे तो q इज इक्वल a, एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब उसके बाद इसे उठाएं और पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में रखें।
कोएफिशिएंट आने की कोई गुंजाइश नहीं है। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन पीडीई, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसे लेट कर लेना यहाँ पर, ये हमने लेट किया। तो ऐसे किया हमने इसको सॉल्यूशन। तो देखा आपने, अच्छा सवाल था ये। चलिए एक क्वेश्चन ये देखिए, ये यूपीएससी के अंदर पूछा गया था 15 मार्क्स में। ये क्वेश्चन काफी अच्छा सवाल है ये भी। 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। एक बात तो ये है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसे लिख लेते हैं एक बार, क्या है 2zx, और यही हमारा f बन जाएगा, ठीक है ना, इसे f बना के लिख देने 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स 20 मार्क्स इतने मार्क्स में ही पूछे जाते हैं, 12 मार्क्स 15 मार्क्स, काफी इंपॉर्टेंट है चार पिट मेथड से। चलिए इसको सीखते हैं जरा। सबसे पहले आप इसमें चार पिट का फॉर्मूला लिखें। हाँ जी बताएं क्या लिखेंगे चार पिट का फॉर्मूला। चार पिट्स फॉर्मूला क्या होगा, dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल dq अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस q डेल एफ अपॉन डेल जेड। आगे जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, फिलहाल अभी इतने को सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले दो टर्म से हम सॉल्यूशन तो निकाल लेते हैं लेकिन आगे फर्दर सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। देखते हैं फिलहाल इसको क्या करते हैं। हाँ जी, तो dp अपॉन x के रिस्पेक्ट पर, थोड़ा ध्यान से, x के रिस्पेक्ट पर, तो x के रिस्पेक्ट पर 2z, एक तो 2z आएगा माइनस 2px माइनस 2px, और आगे से माइनस 2qy माइनस 2qy, इतना है। फिर आएगा प्लस p इंटू ब्रैकेट में, अभी z के रिस्पेक्ट पर 2x, बस इतना ही, 2x इज इक्वल dq अपॉन y के रिस्पेक्ट पर, y तो सिर्फ यहां है, माइनस 2qx, ठीक है, y के रिस्पेक्ट पर सिर्फ यहां है ना 2qx माइनस का, फिर आएगा प्लस q इंटू, हाँ जी, z के रिस्पेक्ट पर फिर से यहां 2x, तो ये लिखा हमने 2x, बस इतने से काम बन गया हमारा। देखो कैसे काम बना, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, ये 2qx कट हो गया, बस यहां 0 बन गया, और इसी से हमारा काम बन जाएगा। इधर चाहे कुछ भी रहे मल्टीप्लाई करा देंगे इसे, तो फिर यहां आपको dq इज इक्वल टू 0 करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां आप लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू 0, और इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू ऐसे। यहां ये अगर नॉन जीरो टर्म भी बन रही है तो यहां तो 0 हो रहा है ना, बस ये बेस्ट है, 0 को पूरा मल्टीप्लाई करा दो। यहाँ आपस में सॉल्व कटवट हो रहे हैं, होने दो, नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हो रहे हैं यहाँ ये भी, लेकिन हमें उससे चाहिए नहीं कुछ। ये 2z माइनस 2qy बचेगा भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस हमें 0 मिल गया, ये बेस्ट है। याद है आपको चैप्टर 6 टाइप 2 जो लास्ट में भी हम पढ़ रहे थे, लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी हमने वो सीखा, उसमें भी हमने यही कहा था कि जब नया नंबर 4 बनाते थे तो उसके अपॉन पे 0 बने तो बेस्ट है। तो यही वो केस है, 0 बन गया, उधर पहुंचा दिया हमने इसको। अब q इज इक्वल a आया, इसे उठाओ और पुट इन इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 में, और इक्वेशन 1 हमने कही है इस वाली को, चलो इसे इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है, कोई बात नहीं, बस इसे f तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कहा था, पूरा इक्वल टू 0 है, ये f सिंबल्स यूज कर दिया, तो 2zx px स्क्वायर, इस सब में q जहां भी है उसकी जगह a रख देंगे, बाकी दूसरी वैल्यू निकल के आ जाएगी जैसी भी बनाएंगे। तो एक बार आप इक्वेशन नंबर 1 बताएं जी, क्या लिखे, 2zx माइनस px स्क्वायर 2qxy इज इक्वल्स टू 0, ऐसे हो जाएगा q इक्वल्स टू 0। अब इसमें q को क्या रखना है,
ए रखना है, चलिए रखते हैं ए। तो 2zx माइनस पी एक्स स्क्वायर 2axy और पी ए इज इक्वल टू 0। दो जगह पी है, देख सकते हैं आप, एक तो यहां पर पी है और एक यहां पर पी है। इन दोनों टर्म्स को उठाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी जो बच रहा है उसको यहीं रखो। 2zx 2axy और इज इक्वल पी कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर माइनस ए ऐसे बना दे, पी निकल के आ जाएगा। पी इज इक्वल, यहां से भी चाहे तो 2 कॉमन ले ले, एक्स कॉमन ले ले, तो z प्लस ए वाई। कहां पे? अच्छा ये माइनस है, चलो इसको हटा देते हैं, माइनस है यहां, यही है ना, ठीक है, तो इसे माइनस कर देते हैं, माइनस, ठीक कर लो इसे, अभी ठीक है। अपॉन पर ये आएगा, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास पी की। क्यों ऑलरेडी आपको पता है, ऑल्सो ऑल्सो Q इज इक्वल्स टू ए है। इन दोनों वैल्यूज को लेंगे और आप अपना सॉल्यूशन बना देंगे पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है जी, चलिए आंसर बनाते हैं अब इसका, देखिए कैसे बनेगा आंसर। हाँ जी, बताइए आंसर क्या होता है। डी जेड इज इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये पी की इतनी बड़ी सी वैल्यू रख दो, इसे क्या है 2x इंटू ब्रैकेट में z माइनस ए वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए और प्लस ये a होगा, ये डी वाई। अब जरा ध्यान दो, यहां z और ए वाई एक साथ आ गए ना ब्रैकेट में, बस ये ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंशिएशन dz माइनस ए डी वाई एक साथ रहना चाहिए। तो ये ए डी वाई उधर पड़ा है, पहले इसको इधर ले आओ और इस ब्रैकेट को अपॉन पे डाल दो, हो गया काम। dz माइनस ए डी वाई, इसको ऐसे, और अपॉन पर ये ब्रैकेट z माइनस ए वाई, और राइट साइड में क्या रहेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए और इंटू इंटू डी एक्स। देखो हो गया सेपरेट। अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है, नीचे वाले को यहाँ टी मानेंगे, ये डी टी तैयार है, यहां भी देखो इस नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला डी टी तैयार है। सुन पा रहे हो आप? चलो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, यहां इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। इसको लिखेंगे log z माइनस ए वाई और इसको लिखेंगे log एक्स स्क्वायर माइनस ए। सब जगह log चल रहा है, log b लगा दो, log b इस तरह से, और फिर इसमें log की प्रॉपर्टी लगाकर आंसर बना दो। z माइनस ए वाई इज इक्वल, हाँ जी, b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, खत्म, आया समझ? बस इसमें ध्यान एडजस्टमेंट का रखें, z और ए वाई ब्रैकेट में एक साथ है तो उसका डेरिवेटिव dz माइनस ए डी वाई एक साथ होना चाहिए। तो dz इधर है, ए डी वाई को उधर से इधर ले आए, और फिर जो ब्रैकेट है उसको अपॉन पे आना ही होगा, क्योंकि इसे टी मानेंगे तो वो डी टी तैयार है। राइट साइड में जो बच रहा है उसका भी एडजस्टमेंट अपने आप इस हिसाब से हुआ कि नीचे को टी मानेंगे तो 2x dx ऊपर बैठा है, तो 1/t होगा, वो भी log t हो जाएगा। सब जगह log, तो हमने log b एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बेहतर समझा, और उस तरह से हमने फिर इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, आए समझ? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसे बहुत अच्छा सवाल है। Q इज इक्वल z प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर, करिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कह ले, चलो हमने इसे इक्वेशन 1 कहा और वन साइड करके लिखे इसे, तब इसका हम f बनाएंगे। बताओ f क्या होगा? Q को ही राइट साइड में ले जाते हैं ना, z प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्यू। अब 4 फीट फॉर्मूला बताएं जरा क्या होता है, dp अपॉन, अब मैं सीधा लगा रहा हूं, आप फॉर्मूला लिख लें पूरा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो आपको मिलेगा 2z प्लस पी एक्स इंटू पी प्लस पी इंटू जेड के रिस्पेक्ट पर, तो फिर से मिलेगा 2z प्लस पी एक्स
ऐसे राइट साइड में इनटू डी क्यू, डी क्यू। हाँ जी, डेल एफ अपॉन डेल वाई तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, वाई तो है नहीं उसमें, 0 प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन, हाँ जी क्या बनेगा, डेल जेड तो आएगा 2 इंटू जेड प्लस पी एक्स, इस तरह से। आए समझ? अभी फिलहाल हम देख लेते हैं कि यहां से काम बनता है या नहीं बनता है। लग तो रहा है थोड़ा सा, लेकिन चेक करेंगे। डीपी अपॉन, देखो यहां से देखो 2p z प्लस पी एक्स, 2p z प्लस टी एक्स, तो ये 4p z प्लस पी एक्स बन रहा है। और इधर से क्या है ये डी क्यू अपॉन ये 2q और z प्लस पी एक्स बन रहा है। देख पा रहे हो आप इसको ऐसे? यहां से फिलहाल अगर हम कैंसिलेशन करें तो हमें z प्लस पी एक्स कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, 2 से 2 भी नजर आ रहा है, तो इसे ऐसे लिखा हमने dp अपॉन 2p इज इक्वल डी क्यू अपॉन क्यू। समझ पा रहे हैं? चलिए इसको लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे हम इसे हम इंटीग्रेट करें तो आप इसको ऐसे लिख दें dp अपॉन p इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। फिलहाल तो लग रहा है कि कम बनेगा, log p इज इक्वल टू log q और फिर log एक कांस्टेंट a लगा दिया। सुन पा रहे हैं? तो यहां से आपको मिलेगा p इज इक्वल ए क्यू स्क्वायर। चलो p की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही हम इसे वापस इक्वेशन 1 में रखने जाएंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास लिखी है q इज इक्वल जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी क्या लिखी है, q इज इक्वल जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप इसमें ये वैल्यू रख के देखें, ये इक्वेशन 1 है, ये 1 है, इसमें जैसे वैल्यू रखेंगे आप तो आप ये पाएंगे, देखिए कैसे। हाँ जी देखिए कैसे, इसकी जगह p की जगह ए क्यू स्क्वायर, तो q इज इक्वल जेड प्लस ए क्यू स्क्वायर एक्स, ए क्यू स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बस अब यहां फंस गए हम। क्यों फंस गए हम यहां? देखो ध्यान से, अगर इसका रूट भी ले तो ये रूट क्यू हो जाएगा, जेड प्लस ए एक्स क्यू स्क्वायर। ये देख रहे हो, ये 4, इसका 4 डिग्री वाला टर्म है, ये अगर सिंगल है तो वो बाई क्वाड्रेटिक है। सुन पा रहे हो? तो यहां से अब क्यू निकालना मुमकिन नहीं हो पाएगा, ना तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से, ना ये सेपरेट हो पा रहे हैं, तो यहां से क्यू की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, हालांकि ये पूरा एक ही वेरिएबल में है। अब यहां पर आकर के वो दो टर्म्स का डेरिवेटिव जो हमने लिया वो फेल हो गया है, फिर हमें आगे की टर्म सोचनी पड़ेंगी, डी जेड डी एक्स, वो सारी टर्म सोचनी पड़ेगी। समझ में आया? तो चारपिट का ये वाला क्वेश्चन उन 10% क्वेश्चंस में से है जो पहली दो टर्म से सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहां पर ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि हम इसको फर्दर क्यू के लिए सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आया? तो ये यहां पे फेल हो गया रास्ता, क्यू की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी नहीं निकाल सकते आप। तो ये जो पहली दो टर्म्स को लेकर के, हालांकि आपने देखा इनको सॉल्व कर दिया हमने पूरा, लेकिन यहां से क्यू की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इसलिए मैंने कहा कि यहां पर आपको जो स्टार्टिंग में ये दो फॉर्मूले का दो टर्म लगाएं, वहां से सॉल्यूशन करके देखें, जैसे पिछले अभी तक के सभी क्वेश्चन में वो सॉल्व हो चुके थे। एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ऐसा डाला जिसमें ये दोनों पहले दो टर्म से सॉल्व नहीं होते हैं। अब इसके बारे में आपको फिर आगे सोचना पड़ेगा इसमें कि dz और फिर उसके आगे dx dy, उनमें से कौन सी टर्म से हमारा सॉल्यूशन होता है। तो चलिए यहां पे देखते हैं, क्या देखते हैं, यहां पे देखते हैं कि डी जेड अपॉन क्या बनेगा, डी जेड अपॉन माइनस पी इंटू, हाँ जी पी के रिस्पेक्ट पर डेल एफ अपॉन डेल पी लिखा है फॉर्मूले में, डेल एफ अपॉन डेल पी, तो पी के रिस्पेक्ट पर, तो इसका ट्वाइस आएगा और फिर एक्स, तो क्या लिखेंगे 2, हाँ जी जेड प्लस पी एक्स इंटू इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। और साथ ही क्या
माइनस क्यू इंटू, अब क्यू तो सिर्फ एक ही जगह है यहां पर, -1। सुन पा रहे? तो माइनस क्यू और -1 तो प्लस क्यू आ जाएगा, बस इतना ही तो रहेगा। वो जो z वाला फॉर्मूला है उसमें क्या है, माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो क्यू के रेस्पेक्ट में यहाँ पे -1 करेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगा। अभी यहां से तो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि z प्लस पी क्यू, देख रहे हैं आप, z प्लस पी क्यू ये पूरी जगह से कॉमन नहीं है इनकी तरह, जैसे इनके पास सबके पास था। तो इसका मतलब हमें इसके भी आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके भी आगे जाना पड़ेगा। इज इक्वल, इज इक्वल, इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, आप इसे इक्वल समझें, इसको फर्दर ऐसे डैश डैश करके मैं लगा रहा हूं, ऐसे इज इक्वल। बताओ इसके बाद क्या आएगा, dx अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी। तो बताओ जरा क्या बनेगा, माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, खाली इतना ही, तो क्या आएगा 2z प्लस पी एक्स इंटू एक्स। अब कुछ बात बनी, कैसे बात बन रही है देखो ध्यान से। अगर मैं ये डी क्यू वाला dx के इक्वल कर दूं तो सीधा सीधा x वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझो बात को। अगर मैं ये p वाला x के इक्वल कर दूं तो सीधा सीधा z प्लस पी एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ऑलरेडी वेरिएबल सेपरेटेड है, किसी एक को इक्वल कर ले, चाहे तो q को कर ले या इसको कर ले, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप q वाले टर्म को करें क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 2 की वजह से ही प्रॉब्लम हुई है। आप बात समझ रहे हो? मैं 4 वाले को इक्वल नहीं करना चाहूंगा, मैं इसे 2 वाले को इक्वल करना चाहूंगा, क्योंकि ये 4 2 बना था कैंसिल होने के बाद, और इसी 2 की वजह से ये सारा 2 यहां पहुंचा, फिर क्यू स्क्वायर, ये सब क्यू स्क्वायर होने की वजह से प्रॉब्लम हुई। अगर यहां ये क्यू भी रहता ना, फिर इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करके आगे बढ़ाया जा सकता था। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि फिर से ये 2 प्रॉब्लम क्रिएट करे। हम क्या करेंगे, डी क्यू को इस पार्ट के इक्वल करेंगे, इक्वेटिंग डी क्यू एंड डी एक्स। बात समझ में आई? तो अब आगे लिखेंगे यहां पर, नाउ इक्वेटिंग dq एंड dx पार्ट्स, ऐसे dq और dx वाले पार्ट्स को हम इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने से क्या मिलेगा आपको, देखो dq अपॉन, बताए क्या लिखा है, 2q z प्लस पी एक्स, और इधर dx अपॉन -2x और z प्लस पी एक्स, ये तो लिखा है, पता है? देखो ये लिख दिया मैंने, ये dq 2q z प्लस पी एक्स और ये dx -2 z प्लस पी एक्स इंटू एक्स। तो अब हम इस वाली चीज को यहां पर सॉल्व करके आगे बढ़ाएंगे। देख सकते हैं आप, यहां से जो फैक्टर कैंसिल हो रहे कट कर दो ने, dq अपॉन q इज इक्वल dx अपॉन x, बस इतना विद माइनस, तो माइनस रहने दो, ये हो गया। क्या कहेंगे जी, log q इज इक्वल माइनस log x, और एक कांस्टेंट अब लगाएं यहां पर log a। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने पीछे का ये जितना भी है ना, ये पोर्शन यहां से, यहीं से जो हमने ये लिया है, तो यहीं से आगे का जितना भी पोर्शन है ये वाला सभी पोर्शन जो हमने आगे किया ये कट होना है। समझ में आया? ये फेल हो चुका है पहला 2 पोर्शन, तो यहां से ही इस पोर्शन से ही अब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। यहां ये वाला जो हमने पूरा आगे स्लाइड तक ये सब काम किया, ये वेस्ट हो गया हमारे लिए। तो इस चीज को हमें एग्जाम में ध्यान रखते हुए कि कौन से 2 पार्ट्स सक्सेसफुल हो रहे हैं उसको भी सोचना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस होगा। तो इसलिए आंसर राइटिंग के दौरान आप समझ लें कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाइए अब इसको। तो यहां से आपको मिलेगा q इज इक्वल a अपॉन एक्स। अब q की वैल्यू मिल गई आपको, a अपॉन एक्स। इसे उठाएं और इक्वेशन 1 में वापस रखें, फिर p मिलेगा। हाँ जी, समझ पा रहे हैं? पुट इन इक्वेशन 1, फिर इसे इक्वेशन नंबर 1 में वापस रखें। तो अब बताइए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? चलिए इक्वेशन 1 जिसमें हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है जी, बताइए। q इज इक्वल z प्लस पी एक्स
का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको क्यू की जगह a अपॉन एक्स रखना है। हाँ, क्या रखेंगे? a अपॉन एक्स इज इक्वल z प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे पहले तो आप इसका रूट ले लें तो a अपॉन एक्स हो जाएगा इज इक्वल z प्लस पी एक्स होगा। उसके बाद इस z को इधर ले आए तो a अपॉन एक्स होगा माइनस z इज इक्वल पी एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद p निकालें तो x से डिवाइड करना होगा। हाँ जी, कैसे करेंगे? p इज इक्वल 1 अपॉन x रूट में a अपॉन एक्स और माइनस z, इसे ऐसे ब्रैकेट में लगा दें तो इस तरह से वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये p की वैल्यू आई 1 अपॉन एक्स और ये पूरा ब्रैकेट में। यहां से ये q की वैल्यू a अपॉन एक्स, इन दोनों से अब आप आंसर बनाएंगे p dx प्लस q dy। चलिए बनाइए आंसर, लिखेंगे आंसर जी, क्या बनेगा? dz इज इक्वल p dx प्लस q dy। बताइए dz, p की वैल्यू तो वो पूरी 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट, हाँ जी, कितना आएगा? रूट में a अपॉन एक्स माइनस जेड dx प्लस q, q कितना है q? a अपॉन एक्स dy। इस तरह से थोड़ा सा पहले x से मल्टीप्लाई हो सकता है सबको। देखो x dz इज इक्वल, बाकी जो बच रहा है उसको ठीक करके लिखो, a अपॉन एक्स dx माइनस जेड dx ऐसे लिख दूं और a dy ऐसे बचेगा। और ये जो z dx है ना, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ तो x dz z dx इज इक्वल रूट में a अपॉन एक्स dx और a dy। ये लेफ्ट साइड देख रहे हो आप कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड, एक्स को रोको जेड का, जेड को रोको एक्स का, और यहां ये इंटीग्रेशन a अपॉन एक्स ऐसे dx और a ऐसे dy, और देखो 1 अपॉन रूट एक्स। अच्छा अच्छा, ये 1 अपॉन रूट एक्स, रूट a अलग कर लो, 1 अपॉन रूट एक्स dx, और इसका एक ही लाइन में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका हो जाएगा एक्स जेड, ये जेड एक्स, इधर क्या आएगा? 2 रूट, ऐसे कंबाइन करके लिख देना ax और प्लस ay और एक कांस्टेंट b। ये है आपका आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थोड़ा सा आज हमने चारपीट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखे। आप प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सर्च करके उनको ढूंढ के चारपीट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी इसमें अगर कुछ बचेगा तो वो हम करा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज हमने चारपीट मेथड से कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके के आगे फर्दर एक दो क्वेश्चंस को भी हमने फॉर्मूले के आगे बढ़ा करके सॉल्व करना सीखा है, वो भी हमने इसमें सीखा। तो इस तरह से हमने इस चारपीट मेथड को थोड़ा सा सीखने की कोशिश की, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। फिलहाल अभी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है चारपीट मेथड से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।